जो इतिहास हमने पढ़ा ही नहीं, जो इतिहास हमको पढ़ाया ही नहीं गया, वो इतिहास हमको पढ़ना है, वो इतिहास हमको समझना है। एक हल्दी घाटी ही नहीं था राणा प्रताप और अकबर के बीच, बल्कि हल्दी घाटी एक समरारंभ था अनेक युद्धों का, और दिवेर युद्ध था एक निर्णायक युद्ध। वीर गाथाओं की अनंत कहानी है ये, जननी जन्मभूमिष्य की रवानी है ये। मैराथन ऑफ मेवाड़ की संज्ञा से जो विभूषित हुआ इतिहास के पन्नों की वो अनसुनी कहानी है ये, दिवेर का युद्ध। मैराथन ऑफ मेवाड़, दिवेर। दिवेर की वो जगह जहां पर निर्णायक युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। बहुत ही पवित्र, पाक और एक ऐसा स्थल जो आपको अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी शौर्य और वीरता के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप के प्रति न केवल श्रद्धा भाव से भर देगा, बल्कि जन्मभूमि के खातिर, उसकी रक्षा के खातिर कोई क्या कर सकता है, उस प्रेरणा से या उस घटना से आपको ऊर्जान्वित भी कर देगा। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। आदित्य हृदय स्तोत्र का ये पहला श्लोक हमें ये बताता है कि जब भगवान श्री राम बहुत निराश हो चले थे तो सर्वप्रथम आदित्य हृदय स्तोत्र महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाया हुआ था। और ये बात इसलिए कि आज हमारे समक्ष यहाँ पर सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं, और बात इसलिए भी क्योंकि एक सूर्य तब भी उदय हुआ होगा जब भगवान श्री राम रहे होंगे, एक सूर्य उस वक्त भी उदय हुआ होगा जब महाराणा प्रताप ने फाइनल अपनी एक लड़ाई कह सकते हैं, फाइनल युद्ध, दिवेर का युद्ध लड़ा होगा। और आज जब लगभग 550 साल के बाद मैं यहाँ पर इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ये सूर्य उदय हो रहा है। और इसीलिए इस सूर्य को केंद्र में मानते हुए, इस सूर्य को साक्षी मानते हुए ये तमाम जो घटनाक्रम है इसको मैं एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन तमाम घटनाक्रम को जोड़ते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्यों आज जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, दिवेर ये जगह, इस दिवेर पर जो युद्ध लड़ा गया था वो क्यों निर्णायक युद्ध कहा गया, क्यों इसको विदेशी इतिहासकारों ने मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे दिवेर के इस युद्ध ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की पटकथा लिखी, दिवेर के इस युद्ध ने कैसे जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादप गरियसी की इस भावना को चरितार्थ किया, और कैसे इस दिवेर के इस युद्ध ने राणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी फाइनल इतिश्री कर दी थी। तो ये सब सारी बातें हम आपको बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। इतिहास को अगर समझना होता है तो साक्ष्य और सबूतों के साथ हम समझते हैं, और कुछ हम ज्योग्राफिकल लोकेशन या जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से भी हम समझते हैं। और जब हम दिवेर की बात करते हैं, दिवेर के युद्ध की बात करते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस जगह पर युद्ध कैसे हुआ था, क्यों ये जगह चुना गया होगा। मतलब ये सारी चीज़ें मन मस्तिष्क में आती है, और ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि मुझे लगता है कि ये ऐसा होना स्वाभाविक भी है। हमारे साथ में नारायण जी जरा मुझे बताइए कि हम इस समय दिवेर स्मारक पे खड़े हुए हैं, और ये चारों तरफ एक तरीके से अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं और ये जो क्षेत्र हमें दिख रहा है, इसका कैसे सामरिक महत्व रहा है उसके बारे में जरा बताएं। दिवेर का रणनीतिक महत्व इसलिए समझ में आता है, सामरिक महत्व, कि दिवेर जिस स्थान पे ये खड़े हैं ये ऐसी पहाड़ी है जो ऊंचाई पे है, और उस ऊंचाई पे रहते हुए दूर दूर तक और सामने वाले पे निगाह रखी जा सकती है। और इस नाते जो है बाद में मुगलों ने यहाँ अपनी एक महत्वपूर्ण चौकी जो है वो थाना स्थापित किया था। अब आप देखिए कि ये सामने उत्तर है, हम जहाँ से उधर से आ रहे थे तो अजमेर जो है से जो भी अभियान होगा तो उसको जो है सामने की तरफ है, तो उत्तर की तरफ से जो है, और पश्चिम की तरफ ये मारवाड़ क्षेत्र आ गया,
अच्छा, ये मारवाड़ हाँ, क्षेत्र है। और मारवाड़ क्षेत्र अजमेर की तरफ से आने का रास्ता और मारवाड़ की तरफ से आने का रास्ता। एक तरफ हमने देखा ये मारवाड़ का इलाका, दूसरी तरफ हम देखते हैं सामने उत्तर की तरफ ये अजमेर का इलाका, अजमेर का क्षेत्र। और दोनों की तरफ से हाइट पे हम हैं इस समय यहाँ पे, और इसको 180 डिग्री धीरे धीरे करके अगर हम पैन करते हैं तो ये वाला जो इलाका जो आप बता रहे हो, ये कौन सा, ये दिशा कौन सी? ये हमारा मेवाड़ क्षेत्र, उसके पहाड़ों के पीछे पूरा मेवाड़ क्षेत्र आ जाता है। अच्छा, हाँ, जिसमें कि आगे चल के और देवगढ़ और आमेट और ये पूरा क्षेत्र उसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, देवगढ़ और आमेट ये पूरा 180 डिग्री पर ये शामिल होता है। हाँ, उस तरफ से जो है ये आता है। और जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये उदयपुर का तरफ का मार्ग है। उदयपुर का, ठीक ठीक। और इन मार्गों के बीच में सर्वाधिक ऊंचाई पे हाँ, और दिवेर स्थित है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर एक गोरम घाट की पहाड़ी है। 10 मिनट बाद आपको वो नजर आएगी। इसी प्रकार पश्चिम में और एक रेल मार्ग चलता है जो 70 किलोमीटर दूर है, और वो चलता है मारवाड़ जंक्शन से फालना होते हुए। शाम के समय वहाँ से जो है ट्रेन चलती हुई यहाँ से दिखती है, इस जगह से दिखती है। ये भी मान्यता है कि बहुत अच्छा यदि मौसम हो और ऊपर जाने पर कुंभलगढ़ का दुर्ग का भी छोटा छोटा दृश्य यहाँ से दिखता है। तो इसके इस प्रकार का ये जो है ना एक रणनीतिक महत्व का स्थान, बहुत ऊंचाई पे होने पर, और यहाँ पर खड़े रहकर और चारों तरफ से जो है और शत्रु की सेना पर निगाह रखी जा सकती है। मेवाड़ के सामरिक महत्व को समझना होगा तो खास तौर से 4 दर्रे बड़ा महत्वपूर्ण हैं, और वो 4 दर्रे इसलिए बता रहे हैं कि आने का पैसे, दर्रे का मतलब एक ऐसा सकरा गलियारा जिससे कि आप मेवाड़ के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इन चारों दर्रों का जरा जिक्र करें आप नारायण जी। मेवाड़ में को यदि आधिपत्य में लेना है या मेवाड़ की रक्षा करनी, यदि हमने 4 दर्रे हमारे सुरक्षित कर लिए तो मेवाड़ की सेना प्रवेश नहीं कर सकती। और पहला जो है उत्तरी दिशा में, मेवाड़ के उत्तरी दिशा में, और दिवेर का दर्रा है ये। उसके बाद पश्चिमी दिशा में देशुरी नाल है। उसके बाद ठीक उत्तरी दिशा में देवल की नाल है जो कि डूंगरपुर के पास आ गई है। और हमारा पूर्वी दिशा में जो है देबारी का नाल। ये 4 जो है हमारे दर्रे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इन 4 दर्रों पर हमने निगाह रख ली तो शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। चारों तरफ हर हरकत पर निगाह रखी जा सकती है। दुश्मन कहीं से भी आए उसकी जान ली जा सकती है। अतीत में भी यही खासियत थी इस जगह की, और आज भी यही खासियत, या यूं कहें अपनी कहानी बयां कर रहा है दिवेर का ये स्मारक। एरियल व्यू से देखते हैं तो एक दीपक सा दिखता है। बीच में महाराणा प्रताप की मूर्ति एक दीपक की लौ सा दिखता है। कुछ गौर से अगर देखें तो फिर वीरता का वो प्रतिमान भी दिखता है। एक तलवार से जो 2 भागों में बहलोल को विभक्त किया राणा ने, हमारी नजरों को वो नजारा आज भी दिखता है। जब आप दिवेर के स्मारक में यहाँ पर आएंगे तो जिस तरह की संरचना यहाँ पर है वो बहुत जबरदस्त है। मेरे मन में भी एक सवाल पैदा हुआ। हमने जितने भी फोटोग्राफ्स देखे महाराणा प्रताप के, जितनी भी मूर्तियां देखी, उसमें महाराणा प्रताप भाला लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा महाराणा प्रताप की है उसमें महाराणा प्रताप तलवार लेते हैं। और ये तलवार इसलिए क्योंकि दिवेर का स्मारक है ये, और दिवेर के इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने, जो अकबर का एक सेनापति था बहलोल खां, उसका जिस बहादुरी के साथ में, मतलब लोहे का टोप है, लोहा का पूरा उसका वो है, उसको चीरते हुए घोड़े के साथ उसको आधा आधा कर दिया। ये उस शूरता, उस वीरता का प्रतीक है जो इनके हाथ में ये तलवार है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि ये जो हाइट है यहाँ तक की, जहाँ पे महाराजा की, राणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, वो 57 फीट की हाइट है यहाँ पर, 57 फीट की हाइट। और उस 57 फीट की हाइट तक पहुँचने के लिए ये 57 सीढ़ियाँ महाराणा प्रताप के 57 साल की जो उनकी आयु थी, 57 ईयर्स की, उसको निर्धारित करती हैं। तो ये एक सोच रही होगी कि हाँ, हम 57 फीट की ऊंचाई रखेंगे, 57 सीढ़ियां रखेंगे। ये क्यों रखेंगे? ताकि लोग ये याद रखें कि उनकी उम्र कितनी रही है। उनकी उम्र 57 साल रही है। और इस दिवेर के स्मारक में वो जो
तलवार को हाथ में लिए हुए हैं, उसका भी एक बहुत अच्छा महत्व, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इस तरीके से दिवेर के स्मारक में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और उन तमाम चीज़ों को जिन लोगों ने भी ध्यान रखा है, उनकी सोच को, उनकी उस संकल्पना को वाकई मेरा शत शत नमन। वो इसलिए कि जब ये स्मारक का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा होगा, कितनी गहनता के साथ, कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितने मनोयोग से इस पूरे स्मारक को डिज़ाइन किया गया होगा, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पर देखने पर प्राप्त होती है। इस स्मारक के स्थापत्य का वैशिष्ट्य मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये है, इसको जो है 2010 का एशिया का सर्वोच्च आर्किटेक्चर जो है अवार्ड इस स्मारक को मिला है। दूसरा है कि ये जो है बहलोल खां और सुल्तान खां के वध की थीम पर बना है। ये नीचे जो गोल गोल है, ये जो है उसका धड़ है और ये जो है उसको काटते हुए है। और ये जो खुला स्थान आप स्मारक पर देख रहे हैं, ये तो है महाराणा प्रताप के जीवन का संघर्ष की कहानी है। जो बंद स्थान है वो जो है महाराणा प्रताप ने जितना शांति काल जिया उसकी कहानी है। सबसे बड़ी वैशिष्ट्य, जब इसको बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक दीपक है और दीपक के अंदर जो है एक लौ जल रही है। इसी प्रकार का इसका स्थापत्य है कि मेवाड़ का जो है स्वातंत्र्य समर वो सदैव प्रज्वलित रहा, कभी बुझा नहीं। क्या मेवाड़ का स्वातंत्र्य संग्राम सदा जारी रहा, उसका प्रतीक के रूप में भी ये दिवेर है, क्योंकि ये दीपक के अंदर एक लौ की भांति जो है ये दिखता है। ये उसका एक स्थापत्य है। दिवेर के स्मारक पर हम मौजूद हैं और हमारी ये खुशनसीबी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस समय शत्रुंजय सिंह जी के साथ में हूँ, चूँकि चूड़ावत परिवार से आते हैं और यहाँ के स्थानीय हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम दिवेर की बात करते हैं तो इनसे जानना बहुत बेहतर है, क्योंकि इन्होंने भी अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जानी होंगी, समझी होंगी। शत्रुंजय जी, आप कैसे बताएंगे इस दिवेर के युद्ध को, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा सा हम चल के बात करते हैं जी। अपने इस समय में देखिए, इस एरिया में हम लोग 7th सेंचुरी से यहीं रहे। बापा रावल जब यहाँ से पधारे और 1382 में जब चित्तौड़ पे महाराणा लाखा थे तो जो उनके बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम चुंडा था। उनके 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे देवगढ़ थे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पर इस एरिया को संभालने की। तो क्या हुआ कि हम इस एरिया में, हमको 16 जो उमराव थे उनमें से एक हम लोग थे। ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उमराव का मतलब क्या माने हम लोग? चीफ्टन, जैसे उनकी रावत की पदवी मिलती थी। ठीक है। और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी महाराणा को प्रोटेक्ट करना। महाराणा जो थे वो एकलिंग जी के भक्त थे। और वो जो एकलिंग जी नाथ जो थे वो हमारे राजा हैं। राजा हमारे, और ये जो महाराणा होते हैं वो उनके प्रोटेक्टर होते हैं, जो फॉलोवर, मतलब ठीक है, चीफ, और हम उनके फॉलोवर मतलब। तो 16 थे और 16 में से आपको रानी लक्ष्मी कुमारी जी का आपने नाम सुना होगा, चुनाव, वो मेरी दादी थी। अरे वाह जी। और मेरे फादर भी हिस्टोरियन रहे, तो हमको बचपन से इस एरिया में लाके हमको घुमाते थे और दिखाते थे पूरे एरिया को। तो 3 लड़ाइयाँ हुई। 1568 में चित्तौड़ में लड़ाई हुई, जिसमें उदय सिंह जी महाराणा थे, उनके बेटे थे प्रताप। दुख की बात ये थी कि उदय सिंह जी और प्रताप की इतनी बनती नहीं थी। तो उदय सिंह जी तो गढ़ में रहते थे, प्रताप जो नीचे रहते थे चित्तौड़ में। जब लड़ाई हुई, जब अकबर ने अटैक किया, तो उस समय चित्तौड़ एक ऐसी जगह पे, इसलिए का फिश, तो उसमें चारों तरफ से आप उस पर एक डेरा लगा सकते हैं और आपका खान पान सब बंद हो जाता है। तो कुछ दिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि खान पान पानी सब खत्म हो जाएगा। तो उदय को, महाराणा उदय को और प्रताप को हमने अलग भेज दिया गया और हमारे पूर्वज पत्ता और जयमल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इसको लड़ेंगे। और मतलब वहाँ पर तीसरा जो साका हुआ वो वहाँ हुआ, उसमें अपने बहुत परिवार लोग काम आ गए। इसके बाद में जब उदय सिंह जी को अच्छा नहीं लगा कि मैं उस टाइम लड़ा नहीं, क्योंकि वो हट गए थे लड़ाई से, सेव द बैटल टू फाइट अनदर डे कॉन्सेप्ट। तो अब क्या हुआ कि ये लड़ाई उदय थोड़े दिन में नहीं रहे। प्रताप ने जब संभाला तो
उस टाइम मेवाड़ बहुत वीक थी। अकबर ने सोचा ये समय अच्छा है, नेगोशिएट कर लें। बहुत लोगों को भेजा पर प्रताप माने नहीं। वो स्वाभिमानी थे, वो मानते थे कि स्वतंत्रता की ये लड़ाई थी। तो प्रताप ने फिर हल्दी घाटी 1576 18 जून को लड़ी। और वो क्या किए कि जब वो नदी से ऊपर आए, नाथद्वारा होते हुए ऊपर चढ़े, तो हमने एक चिकन नेक चूज़ किया क्योंकि हमारी फौज छोटी थी। और उस चिकन नेक पे मान सिंह जी की फौज अकबर के साथ में ऊपर चढ़ी। ये अगेन इट वाज एन अप्रोच फ्रॉम द ईस्ट गोइंग वेस्ट, पर हम लोग उस चिकन नेक में थे जिसको अपन हल्दी घाटी बुलाते हैं। वो लड़ाई सिर्फ 3 घंटे की हुई, पर उसमें निर्णय लड़ाई 3 घंटे की हुई। जी, उसमें करीब 8 से 10 हज़ार लोग काम आ गए। बहुत बहुत घमासान युद्ध था। 18 जून में लकी ये रहे कि जब लड़ाई चली तो उसमें इतना जोर का युद्ध था कि दोनों की पार्टी को बहुत डैमेज हुआ। इधर सिर्फ हमारा एक हाथी राम प्रसाद उनके कब्जे में आया और प्रताप उस लड़ाई से निकल गए और मान सिंह का हाथी भी डैमेज हुआ। आपको वो पूरी कहानी हल्दी घाटी। इस युद्ध में, दिवेर में, जो इस रैली में हुआ, इसमें निर्णय यह हुआ कि सुल्तान खान, बेलोल खान, ये दोनों यहाँ पर काम गए। हाथी मरा, घोड़ा मरा, कोई भी एक भी मुसलमानों का जो अप्रोच था उसमें कोई भी बच नहीं पाया। इसलिए इस युद्ध का डॉक्यूमेंटेशन दिल्ली में ज़्यादा नहीं हुआ और ये सिर्फ मेवाड़ की हिस्ट्री में लिखा गया क्योंकि कोई भी पत्र वहाँ पर हल्दी घाटी में सब बदौनी और सब वहाँ थे, तो उन्हें खूब लिखा और इसका प्रचार हुआ। पर इस लड़ाई का प्रचार, पर इसमें अपन को विजय मिली और दोनों ही जो उनके चीफ्टन थे, मतलब सुल्तान मारे गए, उनका हाथी भी मारा गया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि दिवेर का युद्ध फाइनल और निर्णायक युद्ध था। अगर हम महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्धों की बात करते हैं, जी हाँ, वो अगर एक समरारंभ था जिसको कि हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, तो ये समर का अंत कह सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग चित्तौड़, स्टार्टिंग फ्रॉम चित्तौड़। इसलिए चित्तौड़ ने उसको बोला मैराथन और मेवाड़, क्योंकि लंबी लड़ाई चलती। वो जो कर्नल टोड इतिहासकार रहे, उन्होंने मैराथन ऑफ मेवाड़ बोला है इसको। इन तीनों को। चलिए, ये चीजें बात होती रहेगी और हम आगे बात करते रहेंगे। हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या आई। वैसे ये माना जाता है कि कोई भी बड़े कार्य यूं ही एक दिन में नहीं हो जाते और इस दिवेर के स्मारक को लेकर भी यही कहा जा सकता है। जब इसका शिलान्यास होता है उससे पहले कई सालों से लगातार जो महाराणा प्रताप स्मारक समिति है, उनके यहाँ पे जो लोग हैं, उन लोगों ने लगातार इसके ऊपर मेहनत की, परिश्रम किया, एक रिसर्च कह सकते हैं, अनुसंधान कह सकते हैं, वो किया। उसके बाद इसका शिलान्यास होता है 2006 की अगर घटनाक्रम अगर हम देखें तो, और उसके बाद फिर इसका 3 साल के बाद में ये पूरा होता है और 2012 में जाके इसका लोकार्पण होता है। तो एक स्मारक के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि लंबा कालखंड रहता है और तब जाके कोई बड़ी चीज अस्तित्व में आ पाती है। ऐसी जानकारियां लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। चारों तरफ अरावली से घिरी हुई ये पहाड़ियां और ये जंगल का इलाका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। इस जगह जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, दिवेर का ये स्मारक अपने आप में कह सकते हैं कि सरकार और समाज के सहयोग, सामंजस्य और साथ का अप्रतिम उदाहरण है। और जब ये साथ जब मजबूत होता है तो समाज के सामने
लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो जाता है जो कि रहती दुनिया तलक होता है। और ये दिवेर का स्मारक भी अपने आप में ही ऐसा स्मारक है। लगभग 2709 फीट की ऊंचाई पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं समुद्री तल से, और इस ऊंचाई पर यह दिवेर का स्मारक बना हुआ है। यह दिवेर का स्मारक अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, और जब लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत कुछ सोचने पर वो भी विवश हो जाते हैं। इस स्मारक के माध्यम से हम घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, हम स्मारक की बात कर रहे हैं, और हम ये भी बात कर रहे हैं कैसे ये स्मारक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। इस स्मारक के बनने से यहाँ पर जो आने वाले पर्यटक हैं और जो हमारी युवा जनरेशन है उनको इतिहास के बारे में और देशभक्ति के बारे में यहाँ आकर के प्रेरणा मिलती है, और वो यहाँ आते तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेवाड़ की इस धरा पे हम यहाँ पे आए। जो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को आज़ाद रखने के लिए अपना जीवन पर्यंत योगदान दिया और अपना पूरा जीवन मेवाड़ को समर्पित कर दिया, ऐसी बातें सुन सुन के उनको गौरव भी होता है। वो अपने आप को सबसे भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम ऐसी जगह पे आए जहाँ पे महाराणा प्रताप ने छोटी सेना के साथ में मुगलों का सामना किया और उन पे विजयश्री प्राप्त की। इस स्मारक को बनने से दिवेर ग्राम का नाम अपने भारत के नक्शे पे आ रहा है, विदेशों में भी जा रहा है। महाराणा प्रताप की वीर गाथा का प्रचार हो रहा है। हमें ये प्रेरणा ये दे रहा है कि आज के इस दौर में हर बालक छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता है और कोई गलत कदम उठा लेता है। प्रताप ने कई युद्ध लड़े और हमेशा सफलता जब मिलती है आदमी को जब आप लगातार सतत प्रक्रिया लगातार जारी रखें। जब लोगों ने इतनी सहायता की, एक सामाजिक सहभागिता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जिस युद्ध में दिवेर युद्ध में जो सामाजिक सहभागिता का उदाहरण दिया जा रहा है, ऐसा उदाहरण वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है कि सब मिलकर लड़े। प्रताप को यह एहसास हो गया कि जब तक हम मिलकर एक साथ नहीं लड़ेंगे किसी युद्ध को, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बालकों के लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश जब यहाँ आता है बच्चा तो देखता है तो पता लगता है कि किस तरह से अगर हम एक रहें और एक साथ हमारा उद्देश्य एक हो, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। असफलता से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये प्रेरणा हमें विजय स्थल ये देता है दिवेर। मेवाड़ की शान है ये, और पूरे भारत की शान है, क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने मुगलों को बहुत ही बुरी तरह परास्त किया तथा अपना विजय परचम हिंदुत्व का झंडा पूरे भारत पर गाड़ दिया, और यहाँ से मुगल सेना परास्त होकर वापस दिल्ली लौट गई, और महाराणा प्रताप के लिए विजयश्री का एक बहुत ही उगता हुआ सूर्य उदय हुआ। विजय स्मारक से होते हुए काफिला बढ़ चला था शौर्य स्थल की तरफ। वो जगह जहां आमना सामना हुआ था राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। दिवेर की वो घाटी जिसे आज भी मौत की घाटी बुलाया जाता है, उन रास्तों पर हम जा रहे थे जहां से विजय स्मारक पर महाराणा प्रताप स्पष्ट नजर आ रहे थे। हम निकल रहे हैं दिवेर घाटी से, और दिवेर घाटी जैसा हम आपको बता रहे हैं कि दिवेर घाटी की अपनी एक कहानी है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो स्मारक है, और हम उस जगह पर जा रहे थे जहां पर दिवेर का दरअसल युद्ध हुआ था। एक तरफ दिवेर युद्ध की विजय को लेकर विजय स्मारक बना हुआ है, वो इसलिए ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी इस युद्ध को याद रख सके। लेकिन जिस जगह पर युद्ध हुआ
उस जगह पर दिवेर युद्ध स्मारक भी बना हुआ है। ये शौर्य स्थल जो आप देख रहे हैं ये ठीक उस जगह पर बना हुआ है जो कि दिवेर की घाटी कह सकते हैं, दिवेर की नाल जिसको हम बोलते हैं वो कह सकते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर दिवेर का युद्ध हुआ था। और इसलिए इस स्मारक को बनाया गया है ताकि लोग जानें और समझें। और ये पूरा का पूरा जो भौगोलिक जो हम स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं ज़बरदस्त तरीके से, और बीच में दर्रा यानी कि एक छोटा सा पैसेज जिसमें कि सेनाएं निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है एक तरफ से एक सेना आ रही है और दूसरी तरफ दूसरी सेना आ रही है और वो यहाँ पे आकर उसकी भिड़ंत होती है। तो इस तरीके से कुछ भौगोलिक स्थितियाँ बनती हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिवेर का युद्ध होता है। मानव समाज और मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी जाती है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाते हैं, और ऐसे में ये दिवेर का स्मारक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये स्मारक हम शायद ना हो लेकिन रहती दुनिया तलक ये स्मारक जरूर याद दिलाएगा कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना से वो युद्ध लड़ा जिसने भारत की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये इस बात की भी गवाही देता है कि कैसे जन्म भूमि की रक्षा के लिए हम सब कुछ त्याग कर देते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम का निर्माण कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत गौरव की अनुभूति हुई, और मैं ये यकीन मानता हूँ कि इस कार्यक्रम को जब आप देखेंगे तो उसके बाद ज़रूर इस स्मारक पर यहाँ पर आने के लिए आप उतावले हो उठे होंगे, और जब यहाँ पर आएंगे तो आप भी गौरव की अनुभूति अवश्य करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन रमाकांत शर्मा के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।